जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री के जापान दौरे से, जहां पर दोनों देश जो हैं पुराने साझेदार हैं लेकिन प्राथमिकताएं नहीं हैं, और प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा का जो पहला चरण है उसमें पहुंच गए हैं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री टोक्यो में 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और आंचल, अगर इस यात्रा का उद्देश्य अगर अपने दर्शकों को बताएं तो इस दौरान दोनों देश विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जापान पहुंचने पर जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों में भारत जापान साझेदारी ने निरंतर और महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब प्रयास होगा कि आर्थिक और निवेश संबंधों को नई ऊंचाई कैसे दी जाए, और साथ ही जो उभरते हुए क्षेत्र हैं जैसे कि एआई और सेमीकंडक्टर, इन क्षेत्रों में सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये सभी क्षेत्र हैं आंचल जिस पर आज फोकस रहने वाला है। गेमिंग है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अब वो हिचक खत्म हो चुकी है क्योंकि ये एशिया युग है। इसके बारे में प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। कई दशकों पुरानी दोस्ती है जापान के साथ, और जिस तरह के अपने टिकाऊ परिभाषा के लिए जापान जाना जाता है, उस रिलायबिलिटी के साथ दोनों देश साझा हित और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए इस दौरे पर नया अध्याय लिखेंगे। और जापान दौरे के पहले ही दिन जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद थे प्रवासी भारतीय, और जापान के लोगों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। खास बात आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जापान के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, लेकिन भारतीय परिधान और वेशभूषा में ये नजर आए। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय ही अंदाज में इनका स्वागत किया। साथ ही जब आप तस्वीरों के साथ इस ऑडियो को भी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इन जापान के स्थानीय लोगों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका साथ दिया। साथ ही जो भारतीय समुदाय जो पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था, भारत माँ की जयकारे लगाए गए, नरेंद्र मोदी की जयकारे लगाए गए। साथ ही एक नारा ये भी लगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी आपका नाम रहेगा। सभी के चेहरे पर उस समय खुशी नजर आ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। हम आपसे, आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मोदी जी प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Lots of love from Chennai. मोदी 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 मोदी। भारत माता की जय। मोदी जी भारत माता की जय। मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है, और क्या कुछ उनको लगा, आप बताएं, क्या कुछ माहौल नजर आया? बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं, और 15 समिट कर रहे हैं इंडिया और जापान का। यहाँ से लोगों को 5 लाख लोगों को जो ट्रांसफर करेंगे, और जो इंडिया तरक्की पे जा रहा है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। I love you, Modi. You are the best PM of the whole world. We love you.
लगा कि एक तरह से ऑपरेशन संदूर की भी एक गूंज सुनाई दी है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा बताएं आपकी मुलाकात हो पाए? मैं पहली बार मोदी जी से मिली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी मोदी जी से मिलने के लिए। एक जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, हमने उनसे बात की। हमने जापान में शिव जयंती पहली बार की और उन्होंने हमें बताया कि हमें गणेश मंडल के अंदर शिवाजी महाराज की रखनी चाहिए। मतलब वो कितनी सोच रखते हैं और जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की उनकी कामना है, हम सब उनके सैनिक हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आज यहाँ जापान वो आए और तुरंत हम भारतीय समुदाय से वो जो मिलने आए, उनका जो उत्साह और हमारे प्रति प्रेम और भारतीयवासियों ने भी जो आज उन्हें प्रेम दिखाया है, उस प्रति हम आज एकदम गदगद हो गए हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आपने? हिंदी फिल्म से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और राजस्थानी कनेक्शन क्या है आपका? राजस्थानी कनेक्शन क्या, तो बेसिकली मैं डांस और गाना सीख रही हूँ 13 साल से। राजस्थान जापान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपने किस तरह से स्वागत किया, एक बार हमें बताइए। हाँ, तो हम हिंदी भाषा में स्वागत किया है और अंत में आखिर में हम राजस्थानी भाषा में स्वागत किया है। हमें बोल के दिखा सकते हैं? पूरा नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर राजस्थानी में पधारो हमारे देश। तो देखिए, न सिर्फ हिंदी बल्कि स्थानीय जो भाषा है उसको भी जापान के लोग किस तरह से अपना रहे हैं, वो एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है दोनों ही संस्कृतियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? अनुभव कुछ बात से, भाषा से नहीं बता सकते हैं कि मैं तो 30 साल से तबला बजाता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक तबला रियाज अपना अभ्यास करते हैं, प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन मेरे लिए 30 साल में सबसे अच्छे दिन आज आ गए हैं और मेरे ही नहीं है, ये बाकी सभी मेंबर के लिए सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी इंडिया का लीडर ही नहीं है, पूरे दुनिया का लीडर है। तो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पर आप वो कोई प्रधानमंत्री के सामने हम लोग वो आज बजाने की मौका मिले हैं, इतना खुशी तो आज तक नहीं मिले और कभी नहीं मिल जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की बात को भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच रखने का काम करते हैं, भारतीय समुदाय भी उन्हें पा करके अद्भुत रूप से आह्लादित है और ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो जापान ही नहीं पूरी दुनिया में और विस्तार पाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो। तो भावना, प्रधानमंत्री के नाम का उद्घोष, माँ भारती का उद्घोष, और जहां उन्होंने कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमया, यानी कि वो अंधकार को मिटाना। और क्योंकि दोनों ही देशों का बुद्ध से कनेक्शन है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं शांति के अग्रदूत के रूप में ये जो युग है वो बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। और यही हमने देखा कि किस तरह से भावभीनी उन आंखों में वो आंसू थे और वो खुशी के आंसू थे जो प्रधानमंत्री को देखकर, उनकी एक झलक पाकर आत्मसात करते हुए इस आत्मीयता के साथ वहाँ पर भारतीय जनसंख्या। बिल्कुल, बहुत ही आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात उनकी हुई है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारतीय प्रवासी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आंचल कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो और एक परिवार को साथ लेकर चलते हैं। अब जो भारतीय अपनी मिट्टी पर नहीं रह रहे और मिट्टी से दूर रह रहे हैं, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो मानते हैं कि अपने ही परिवार का एक सदस्य उनका वहाँ आया है। वो कहते हैं ना कि एक भारत से ज्यादा भारत जब आप विदेशी सरजमी पर जाते हैं आपको दिखते हैं। और अगर प्रधानमंत्री के जिस तरह से वहां पर पहुंचे और अपनी ही मिट्टी से जुड़ी हुई बात जब वो करेंगे तो आप देखिए क्या समा बनेगा। और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री की जो ये जापान यात्रा है, अब आते हैं वो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन जिसमें वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये अगर हम ग्राफिक्स के लिए आपको बताएं तो साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। और इस 8वीं जापान यात्रा में अब कैसे जो हमारे साझा हित है वो आगे बढ़ेंगे ये देखना होगा। और जापान की जो प्रधानमंत्री हैं इस वक्त शिगेरू इशिबा, उनके साथ ये पहली शिखर बैठक है जहां दोनों देशों के संबंधों को भावना एक नई उड़ान और नई ऊंचाई के साथ हम आगे जाते हुए देखेंगे।
और जापान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष हैं शिगेरू इशिबा, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, जहां बात होने वाली है कि किस तरीके से वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा और ये रिश्ते जो पहले से गहरे हो रहे हैं उनको कैसे नई परिभाषा यहां देती हुई नजर आएगी। बिजनेस लीडर फोरम में लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा। व्यापार, निवेश और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर होने वाली है महत्वपूर्ण चर्चा और इस पर सभी की निगाहें हैं, सिर्फ दो देशों की निगाहें नहीं, यहाँ दुनिया इन दो बिगेस्ट एशिया की इकोनॉमीज पर इस समय नजर गड़ाए हुए हैं कि कैसे टोक्यो और भारत से बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आएगा। टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा करेंगे क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत इस समय निवेश करने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है और जापान जो है वो इस समय सेमीकंडक्टर का हब है, सेमीकंडक्टर का लीडर है। जापान के कुछ गवर्नर्स भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ मुलाकात। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब अभी जापान आने वाले थे उससे पहले गुजरात गए, वहाँ पर हमने देखा कि लिथियम बैटरी को एक्सपोर्ट करने के लिए 100 से ज़्यादा देशों में उसमें सुजुकी वहाँ पर पहुँचा और सुजुकी बहुत जानी मानी कंपनी है। जब हम जापान की बात करते हैं तो आप समझिए कि कैसे दोनों देशों के रिश्ते इन तमाम सेक्टर्स में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। और वहीं अगर अब विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी संबंधों पर एक नज़र डालें तो 28 अप्रैल 1952 आपको लिए चलते हैं, जहां भारत ने जापान के साथ एक अलग से शांति संधि की थी, यानी कि पीस ट्रीटी। और इस शांति संधि के साथ शुरू क्या हुआ, वो द्विपक्षीय राजनयिक संबंध जो आज तक जारी है। दोनों देशों के बीच जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, हम बात करते हैं एक्ट ईस्ट की और जापान बात करता है ओपन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की। इन दोनों को कैसे सेतु बनाकर दोनों देश साथ लेकर जाएंगे और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा सामरिक यानी समुद्री सहयोग और इसमें सागर विजन लगातार विस्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ। और क्योंकि जापान एक आइलैंड देश है आंचल, तो ऐसे में सागर विजन एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर दोनों देश इस समय बात करते हुए नजर आएंगे। भारत के नेतृत्व वाली कई अहम पहलों का भागीदार है जापान, जिसमें ISA, CDRI और लीड IT जैसे पहलों में भागीदार है जापान। दोनों देश क्वाड गठबंधन के अहम साझेदार हैं। क्वाड यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। जब क्वाड के बारे में भी बात होगी तो भू राजनीतिक जो अभी असंतुलन कहीं ना कहीं दिख रहा है उस पर भारत और जापान आगे बढ़ते हुए कैसे नजर आते हैं, इंडो पैसिफिक पर बातचीत कैसे यहाँ आगे बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहद ही ऐतिहासिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक तौर पर मजबूत रहे हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और इस समय दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आते हैं। ऐसे में व्यापार में क्या साझेदारी रहती है इस पर भी नजर रहेगी, साथ ही रक्षा और सुरक्षा में हम कैसे आगे बढ़ते हैं इस पर भी इस समय दुनिया की नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, ISA का हमने जिक्र किया, इंडियन सोलर अलायंस और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसमें कैसे जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को हासिल करने की बात करते हैं तो जापान और भारत कैसे आगे बढ़ेंगे। और वहीं जापान में जो प्रवासी भारतीय हैं, बीते कुछ सालों में हमने देखा कि भारतीय जो समुदाय है उसकी संरचना में एक बदलाव आया। अब 54,000 भारतीय रहते हैं। अब इनका रेमिटेंस जो है यानी वो वहाँ से जो कमाते हैं वो हमारी GDP में कैसे आगे बढ़ता है, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें IT पेशेवर शामिल हैं। अब टोक्यो का जो निशा कसाई क्षेत्र है वो कैसे लघु भारत यानी मिनी इंडिया के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MSME को बढ़ावा देने की, मैन्युफैक्चरिंग हब जो हम भारत को बनाना चाहते हैं। कई क्षेत्रों में हम जापान से क्या सीख सकते हैं, क्योंकि भावना जापान के लिए बहुत बड़ा बाजार है जब हम बात करते हैं भारत। और ऐसे में अजय मिश्रा हमारे साथ टोक्यो से मौजूद हैं। अजय, हम सुबह भी लगातार बात कर रहे थे लेकिन अभी शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के साथ जहां उन्होंने कहा आई एम डीपली टच्ड बाय द वार्मथ ऑफ द पीपल फ्रॉम जापान, यानी कि वहां पर जो भारतीय समुदाय है वो तो प्रधानमंत्री को प्यार कर ही रहा है, लेकिन हमने देखा कि जो वहां पर जापानी लोग हैं किस तरह से वो हिंदी, मतलब इतनी शगल के साथ वो हिंदी बोल रहे थे कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो एक और भारत बसता है जापान में भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के बाहर एक मिनी भारत को देखना बहुत ही अत्यंत सुखद अनुभव होता है किसी भी भारतीय के लिए। जिस तरह से कहा जाता है कि जो भारत है वो सिर्फ समाधान के लिए जाना जाता है, लोगों को जोड़ने के लिए जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लोगों को जोड़ने के लिए एक तरह से ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा। और जितने भी भारतवंशी हैं
वो इसी बात पर आह्लादित हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो कोई जापान के अलग अलग हिस्सों से, कोई हिरोशिमा से आ रहा है, कोई ओसाका से आ रहा है, अब लंबी लंबी यात्राएं करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। सभी को इंतज़ार रहता है। 2 सालों में एक बार तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते ही हैं और अभी आप देखें तो 11 सालों में यह 8वां दौरा लगातार हो रहा है उनका। तो भारतवंशियों में एक ज़बरदस्त कनेक्ट दिखाई देता है, वो भारत के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग भावुक हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ पर जय जयकार के नारे हमने लगते हुए देखे, भारत माता की जय, वंदे मातरम तो आपने लगातार सुना ही। तो भारत के बाहर भारत को अगर कोई कनेक्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितने लोगों के आंखों में मैंने आंसू देखे। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बहुत बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, उन्होंने कहा कि इतने अच्छे से उन्होंने सुना और उसके बाद तालियां बजाई, हमारा उत्साहवर्धन किया, तो उनके लिए अच्छे दिन आ गए। इसी तरह से जितने लोग उनका स्वागत कर रहे थे वो अभिभूत नजर आए। प्रधानमंत्री की जो ऊर्जा है उसको महसूस करके, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप किसी को स्पर्श कर लीजिए, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं उनकी ऊर्जा को अपने अंदर लेना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा। वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हम देख पाते हैं। प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं, भावना, वो ऑरा ऐसा है कि आप उससे अछूते रह ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल अजय, यहाँ हमें आत्मीयता तो देखने को मिली ही, साथ ही भावनात्मक संबंध भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आए। भारत और जापान के बीच सॉफ्ट पावर कैसे मजबूत हो रही है, इसकी झलक तो आज हमने देख ली जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ आगमन हुआ। आइए आगे बढ़ते हुए ये भी बात कर लेते हैं कि रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हम किस तरीके से मजबूत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का प्रचार प्रसार यहीं से हुआ और अब हम पहुंच चुके हैं वहां जहां हम बात कर रहे हैं व्यापार की, अनेक ऐसे क्षेत्रों की जहां दोनों के रिश्तों को और मजबूत करने की जरूरत है। क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का ये उद्देश्य? तो देखिए, इस पूरे विजिट को, जैसे आपने कहा कि इस विजिट का एक हार्ड साइड है जिसको आप शिखर सम्मेलन के रूप में देख सकते हैं, और सॉफ्ट साइड की हमने चर्चा की, कैसे उनको बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ एक उपहार दिया जाएगा, उसकी हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। कैसे यहाँ पर स्काई ट्री यहाँ का सबसे बड़ा टावर है, उसको कैसे तिरंगे के रंग में रंगा जाएगा, उसकी हम बाद में बात कर सकते हैं। जो सॉफ्ट साइड है, जो कि भारतवंशियों के अपने संजीदा अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो ये भारत और जापान के बीच में जो रिश्ते हैं, वो अगर ये कहा जाए कि 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संबंध था तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ, उससे ये शुरू होता है। क्योंकि 2014 ही वो साल था जब भारत और जापान ने अपने रिलेशंस को ये स्पेशल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के तौर पर बदला और ग्लोबल पार्टनरशिप के तौर पर बदला। और ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद अब इसकी समीक्षा करने का वक्त आ गया है। तो आज जो 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि वो कौन से स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जिसमें हम और ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। स्पेस में भारत और जापान का सहयोग लगातार चल रहा है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आपको बताएं कि साल 2026 को भारत जापान साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का साल घोषित किया गया है। तो आप देखेंगे कि आज जो बातचीत होगी उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कैसे दोनों देश आपस में और ज़्यादा करीब आ सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। भारत में जापान का निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। और कारोबारी लिहाज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि भारत और जापान दोनों ही बहुत ही शांति प्रिय देश हैं, दोनों ही बुद्ध की धारा से, बुद्ध के विचारों से संबंध रखते हैं। और इसलिए शांति की स्थापना चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या फिर इकोनॉमिक मोर्चे पर हो, जिसको आप टैरिफ वॉर कह रहे हैं, वो भी किसी वॉर से कम नहीं है। तो ये चाहे आप अलग अलग देशों में देखें, चाहे ग्लोबल साउथ का मामला हो, तो उसमें ये भारत और जापान दोनों एक साथ यहाँ पर वार्ता करते हुए नजर आएंगे। और आपसी जो द्विपक्षीय सम्मेलन जो है उसमें तो चर्चा होनी ही है। अजय, क्योंकि आप बिजनेस पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं, वो तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। लेकिन 2014 की हमने बात की तो आपको साबरमती आश्रम एक बार ले चलते हैं, जहाँ पर शिंजो आबे के साथ हमने बापू के सामने जब उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर गंगा आरती के लिए वो वापस भारत आए, तो ये जो प्रासंगिकता रही उन मुलाकातों की, उसमें उस शांति और उस स्थायित्व का जो हम कह सकते हैं छटा, वो आज भी देखने को मिलती है और आज के इस युग में बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन व्यापारिक दृष्टिकोणों के अलावा कैसे शांति का संदेश दोनों देश देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही देश क्वाड का एक बहुत अहम हिस्सा है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि क्वाड का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और जिस तरह से जो जापान की जो टैरिफ नीति है हालिया की, उसको लेकर के पूरी दुनिया से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ऐसे में क्वाड का क्या रेलेवेंस होगा और क्वाड में क्या किन मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं, उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। भारत और जापान स्पष्ट तौर पर क्वाड के मुद्दे पर बात करेंगे, विदेश मंत्रालय स्पष्ट कर चुका है। क्या इसमें अमेरिका का पहलू शामिल होगा या नहीं, ये अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्वाड पर चर्चा होगी। और भारत ऐसा माना जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री को क्वाड सम्मेलन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। शांति स्थापित करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक तरह से एजेंडा है भारत और जापान दोनों का ही, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि विकास की जो रफ्तार है उसमें लोगों को साथ लेकर के चला जाए, कि किसी के राह में रोड़े ना अटकाए जाएं, किसी की टांग खींच करके उसको पीछे करने का जो एक तरह से डॉक्ट्रीन है उस पर विश्वास नहीं करें, संरक्षणवाद पर विश्वास न करें। अपने आप को बचाते हुए कैसे आप सोल्यूशंस दे सकते हैं, जापान ने भी सिद्ध किया है। और भारत तो 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी है, और 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो सोल्यूशंस लेकर के आता है। और हर जगह वो सोल्यूशंस लेकर के इसलिए आता है क्योंकि ग्लोबल साउथ के एक चैंपियन के रूप में हाल ही में जो भारत की छवि उभरी है, वो सभी को एक साथ लेकर के ही आगे चलने की बात करती है। वो प्रोटेक्शनिज्म किसी तरह के संरक्षणवाद की बात नहीं करती है, जिसमें आप केवल और केवल अपने हितों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के नुकसान के एक तरह से कॉस्ट पे। अपना फायदा तो सब लोगों को करना चाहिए, जो कि भारत भी कह रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकते, लेकिन आप टैरिफ को या फिर किसी और इकोनॉमिक टूल को अगर आप वॉर का हिस्सा बनाएंगे किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो ये भारत और जापान दोनों ही देश मानते हैं कि ऐसा सही नहीं है। और आगे चल करके जो हमारा आत्मनिर्भर भारत प्लान है, जो मेक इन इंडिया पर फोकस है, दोनों देशों के बीच में जो संपर्क है, मुझे लगता है कि ये पूरे क्षेत्र में शांति की जो बात की जा रही है, उस संदेश को आगे बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो दिल्ली से टोक्यो की दूरी भले ही हजारों मील की हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ स्वागत हुआ है, ये दूरी सिर्फ और सिर्फ दिखती है, लेकिन दिलों में बहुत प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपसे आगे भी लगातार जब स्पेशल ब्रॉडकास्ट होगा तो चर्चा जारी रहेगी। तो हिंद प्रशांत महासागर के गठजोड़ के मंच के तौर पर भारत और जापान लगातार आगे बढ़ते हुए भावना, और सबसे अहम बात यह है कि रिश्ते बहुत पुराने हैं। 1947 में जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप देखिए कैसे सक्रिय और मजबूत घनिष्ठ संबंध है भारत और जापान के। बिल्कुल, अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे तो देखना होगा कि इस नए रिश्ते की परिभाषा कैसे और आगे बढ़ती है, और इसमें कौन से नए अध्याय, नए आयाम और जुड़ते हैं।